नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मोहम्मद गोरीज इन्वेंशन ऑन इंडिया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण। मोहम्मद गोरी के आरंभिक जीवन की अगर हम बात करें, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। वह इतिहास में मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था। वह गौर के शासक गयासुद्दीन का भाई था। गौर गजनी और हेरात के बीच में स्थित था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गजनी पर जब विजय प्राप्त की तो उसके भाई ने उसको खुश होकर गजनी का शासक नियुक्त कर दिया, परंतु वो अपने भाई के प्रति इतना वफादार रहा कि अपने भाई की मृत्यु के बाद भी वो उसे ही अपना स्वामी मानता रहा। न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा, और उसने 1206 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों के अगर हम उद्देश्यों को देखें तो वो गजनी जैसे छोटे राज्य से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और इसी वजह से उसने भारत पर भी आक्रमण किया। उसके दो आक्रमण के कारण अगर हम देखें, पंजाब पर अधिकार करना वो बहुत ज्यादा आवश्यक समझता था, क्योंकि पंजाब पर महमूद गजनवी द्वारा नियुक्त सूबेदार मलिक खुसरो का शासन कायम था और जब तक वो इसको नहीं हरा देता हमेशा उसके लिए खतरा बना रहता। पंजाब पर एक और कांड से भी वो विजय प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मध्य एशिया के शासक ख्वारिज़म शाह के साथ वो सफलतापूर्वक मुकाबला तभी कर सकता था। तीसरा हमें नजर आता है कि वो अपनी अपार धन दौलत को प्राप्त करने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहता है और लास्ट बट नॉट लीस्ट इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भी वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है, ताकि इस्लाम धर्म में उसका नाम जो है वो हमेशा अमर रहे। इसीलिए अगर हम उसके आक्रमणों को देखें कि उसके प्रमुख आक्रमण हिंदुस्तान पर कौन से थे, तो 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर उसने कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों में 4 सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, तजाउद्दीन यलदौज और निसीत कुबाचा ने उसका बहुत ज्यादा योगदान नजर आता है। जैसे अगर हम उसके पहले विजय की बात करें, मुल्तान और उच्च 1175 और 76 ईस्वी में भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और यहाँ पर करमादी संप्रदाय के शासक का भी शासन था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते वो इसका बहुत ज्यादा विरोधी था, तो मोहम्मद गोरी जो खुद को कट्टर सुन्नी मुसलमान मानता था, करमातियों का शासन का अंत करना चाहता था, इसलिए उसने मुल्तान को बहुत ही इजीली अधिकार कर लिया। दूसरा, उसने उच्च की ओर बढ़ा। वहां पर भट्टी राजा की पत्नी के साथ मिलकर उसने षड्यंत्र रचा। गोरी ने इस औरत को अपने पति की हत्या करने के लिए उकसाया और वचन दिया कि उसकी बेटी के साथ वह विवाह कर लेगा। भट्टी राजा की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी ने अपना वचन नहीं निभाया। इस प्रकार उसने धोखे के साथ उच्च पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें उसके गुजरात के आक्रमण पर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। ये जो गुजरात क्षेत्र है ये अपनी उपजाऊ भूमि के लिए और विदेशी व्यापार, समुद्र तट के नजदीक होने के कारण विदेशी व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध था। गुजरात को प्राप्त करने के लिए मोहम्मद गोरी पंजाब पर विजय करना उसके लिए आसान हो जाता अगर वो गुजरात को जीत लेता। इसलिए बिना किसी विरोध के गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा वो पहुंच गया। उस समय वहां पर भीमदेव द्वितीय का शासन था और वो एक योग्य शासक था। एक विशाल सेना के साथ कायदर नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी को कड़ी पराजय दी गई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के सैकड़ों सैनिक मारे गए, बड़ी संख्या में बंदी बना लिए गए। मोहम्मद गोरी खुद कठिनता से अपनी जान बचाने में सफल हुआ। इस प्रकार हबीबुल्लाह इतिहासकार कहते भी है कि यह केवल उसकी सेना की पराजय नहीं थी बल्कि उसकी योजनाओं की भी पराजय थी, परंतु वो कभी भी हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए वो दोबारा से फिर उतनी ही शक्ति से उसने पंजाब पर 1186 ईस्वी में आक्रमण किया और गुजरात में हुई पराजय से उसे ये लगा कि पंजाब पर अधिकार करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान पंजाब की ओर लगाया। पंजाब पर गजनवी वंश के खुसरो मलिक का शासन था, बहुत ज्यादा वीर था। 1189 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में
उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया, परंतु वह खुसरो मलिक की शक्ति को कुचलने में असफल रहा। इस समय के दौरान खुसरो मलिक के कश्मीर के शासक चक्रदेव के साथ काफी मतभेद पैदा हो गए। चक्रदेव ने मोहम्मद गोरी को उसके सहयोग के साथ पंजाब पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। गोरी ने तुरंत उसका ये प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया और 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस बार भी गोरी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए गोरी ने धोखे से काम लेते हुए खुसरो मलिक को बंदी बना लिया और इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने पंजाब की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया और पंजाब में गजनवी वंश के शासक का अंत हो गया और गोरी वंश के शासन की स्थापना हो गई। फिर इसके बाद तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और अजमेर का शासक था, भारत में बढ़ते हुए मुसलमानों के प्रभाव को रोकना चाहता था। उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गोरी का भी उत्साह बढ़ गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और उसके टकराव होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। तो मोहम्मद गोरी ने जब सरहिंद पर अधिकार कर लिया तो वो दिल्ली की ओर उसने बढ़ना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद पर मोहम्मद गोरी की विजय को सहन करने को तैयार नहीं था, इसलिए 2 लाख सैनिकों और 3000 हाथियों के साथ मोहम्मद गोरी का सामना करने के लिए बढ़ा और दोनों सेनाएं तराइन नामक स्थान पर 1191 ईस्वी में एक दूसरे से टकराती है। मोहम्मद गोरी की सेना राजपूत सेना का सामना न कर सकी और जल्द ही अस्त व्यस्त हो गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह घोड़े से नीचे गिरने वाला ही था कि एक बहादुर सैनिक ने उसे घोड़े पर बिठाकर युद्ध भूमि से निकल गया। इस कारण मुस्लिम सेना का उत्साह जो है वो गिरना वाजिब था और उसमें भगदड़ मच गई। राजपूतों ने उनका 60 किलोमीटर तक पीछा किया, परंतु उनको भारी हानि उठानी पड़ी। इसी तरह से ये जो विजय है तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और ज्यादा उत्साह के साथ बदला लेने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में दूसरी तराइन की लड़ाई में भाग लेने के लिए आते हैं। उसने पहले तो अपने जो सेना नायक थे उनको कठोर दंड दिया कि इस पहली लड़ाई के लिए पराजय के लिए उत्तरदायी थे। फिर वो इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं था। उसने खाना पीना, यहाँ तक कहा जाता है कि वो सोना भी भूल गया और 1 साल तक उसने पूरी तैयारी की और 1,20,000 सैनिकों के साथ दोबारा से दिल्ली की ओर कूच किया। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के आगमन की सूचना पाकर राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ध्वज के नीचे इकट्ठे होने का आह्वान दिया। 150 राजपूत सामंत पृथ्वीराज चौहान के अधीन इकट्ठे हो गए। कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने अपनी दुश्मनी के कारण पृथ्वीराज चौहान को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि ये उनकी आपसी पारिवारिक दुश्मनी थी। जयचंद राठौर की बेटी संयोगिता ने स्वयंवर के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी कर ली थी, तो वो इसको सहन करने को तैयार नहीं था। दोनों सेनाओं के बीच में तराइन के रण क्षेत्र में भयंकर लड़ाई होती है। मोहम्मद गोरी ने एक नई योजना बनाई। उसने रण क्षेत्र से भागने की योजना बनाई और उसने गोरी के सेना ने सोचा कि दुश्मन जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो ये समझेगा कि वो पराजित हो गया और बहुत दूर तक उनका पीछा किया। अचानक से गोरी के सैनिक पीछे मुड़ते हैं और राजपूत सैनिकों को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसका वध कर दिया जाता है। उसके भाई गोविंदराज तथा बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। मुसलमानों ने बड़ी आसानी से दिल्ली, समाना, हांसी, अजमेर पर अधिकार कर लिया। तराइन की ये दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। इस लड़ाई में पराजय के कारण राजपूतों और विशेष रूप से चौहानों की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी उसको गहरा आघात लगा और हिंदू शासकों की ये पराजय थी। इससे हिंदू प्रभुत्व का जो युग का अंत हुआ और मुस्लिम राज्य की स्थापना के मार्ग खुल गए। इसी तरह से कन्नौज और बनारस 1194 ईस्वी में जयचंद राठौर कन्नौज का प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने उसकी पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था, जिससे दोनों में दुश्मनी चली आ रही थी। इस कारण जयचंद राठौर ने तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर लिया। छिंदवाड़ा के स्थान पर
जयचंद के सैनिकों ने मोहम्मद गोरी का डटकर सामना किया। मुसलमानों की पराजय बहुत नजदीक थी, परंतु तभी एक तीर जयचंद राठौर की आंख में लगता है। वो हाथी से गिर जाता है। राजपूतों की सेना में भगदड़ मच जाती है। मुसलमानों ने राजपूतों का पीछा करके हजारों राजपूतों को मौत की नींद सुला दी। इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी ने बनारस पर अधिकार कर लिया। अनेक मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। कन्नौज तथा बनारस की विजय मोहम्मद गोरी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई। अब अगर हम बात करें कि उसके जो सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय हिंदुस्तान पर। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने उसे 1192 ईस्वी में भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसने मेरठ बर्न के क्षेत्रों में बहुत जल्दी अधिकार कर लिया। 1193 ईस्वी में उसने दिल्ली तथा 1195 ईस्वी में अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित कर गोरी की पराजय का बदला लिया। इस तरह से 1202 और 3 ईस्वी में उसने राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्ग कलिंजर पर भी अधिकार कर लिया। फिर बख्तियार खलजी की अगर विजय की बात करें तो आप देखिए कितना ज्यादा विशाल राज्य जो स्थापित कर रहा है। 1116 से 1200 अगर 5 तक की बात करें तो ये देखिए, ये हिंदुस्तान पे जो आपको पिंक पार्ट नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो है ये मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। बख्तियार खलजी की अगर विजयों की बात करें, बख्तियार खलजी भी मोहम्मद गोरी का एक प्रसिद्ध सेनापति था। उसने 1197 ईस्वी में बिहार की राजधानी उदनपुरी पर आक्रमण कर दिया। इस समय बिहार में पाल वंश के राजा इंदर वर्मन का शासन था। उसकी बौद्ध धर्म में निष्ठा थी, परंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमण का कोई विरोध नहीं कर सका। खिलजी ने भारी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों की हत्या कर दी, उनके परिवारों को नष्ट कर दिया। 1204 और 5 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। वहां के राजा लक्ष्मण सेन ने बिना किसी प्रतिरोध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी बख्तियार खिलजी ने भारी लूटमार की। इसी तरह से अगर हम मोहम्मद गोरी की मृत्यु की अगर हम बात करें, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ख्वारिज्म के शाह से पराजित हो गया था। गोरी की इस पराजय से उत्साहित होकर पंजाब के खोखरों ने, जो कि एक युद्ध प्रिय कबीला था, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। खोखरों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मोहम्मद गोरी गजनी से अक्टूबर 1205 ईस्वी में चला। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से इस विद्रोह का दमन तो कर दिया, परंतु बड़ी संख्या में खोखरों को मृत्यु का सामना करना पड़ा। गजनी वापस लौटते समय मोहम्मद गोरी धमेक नामक स्थान पर ठहरा और इसका फायदा 15 मार्च 1206 ईस्वी में कुछ खोखरों ने भेष बदलकर मोहम्मद गोरी की इस तरह से हत्या कर दी। तो मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी तक अपनी मृत्यु से पूर्व भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते भी है कि मोहम्मद गोरी भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अगर हम उसके आक्रमणों के प्रभाव को देखें तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई 1206 ईस्वी में और राजपूतों की शक्ति को गहरा आघात लगा। हिंदू शासकों का अंत हो गया। पंजाब में गजनी शासन का अंत हो गया। वहां पर मोहम्मद गोरी की विजय जो है वो मान ली गई। भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ी। उनके भयंकर युद्धों में लूटमार की गई। अपार संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। कला और साहित्य को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बहुत सारे मंदिरों और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। धार्मिक जोश में आकर मुस्लिम सैनिकों ने बड़ी संख्या में धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया और जाति प्रथा में भी बहुत ज्यादा कठोरता आई, क्योंकि जो हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था या जबरन उनसे विवाह कर लिए थे हिंदुओं से, तो उनकी जो संतानें पैदा हुई वहां उनसे अनेक जाति और उपजातियां उत्पन्न हुई। भारतीय मुस्लिम और संस्कृति का उत्थान भी हुआ और भारत को एक बार अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन भी करना चाहिए भविष्य में, इसकी तरफ भी ध्यान जो है वो दिया गया। तो इस तरह से हमने मोहम्मद गोरी के आरंभिक जीवन की बात की, उसके किस वजह से उसने आक्रमण किया, उनके प्रमुख आक्रमण और उनके किस तरह से प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़े। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।